इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर एक टेक्निक है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फर्स्टली इसको डेवलप किया गया था 1983 के अंदर, और डेवलप किसने किया था भाई इसको? सीटस कॉर्पोरेशन यूएसए ने, ठीक है, ये नाम याद रखना आपको, सीटस कॉर्पोरेशन यूएसए, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या? कैरी मोलिस। इन्होंने 1993 के अंदर इनको क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, इसके लिए, पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो पीसीआर है इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो लिखिए प्रिंसिपल। बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली जो पीसीआर है एक टेक्निक है जिसमें हम लोग डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पीसीआर क्या है? एक डीएनए एम्पलीफिकेशन सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीएनए का अगर हमें छोटा सा अगर स्ट्रेन भी अगर मिल जाए, कुछ छोटा सा एक डीएनए भी अगर मिल जाए, तो हम लोग उनके लार्ज अमाउंट में डीएनए को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक डीएनए से लाखों करोड़ों डीएनए प्रोड्यूस करने का जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, उसको अपन नाम देते हैं पीसीआर। फ्रॉम small amounts of starting material, यानी कि डीएनए के एक छोटे से अमाउंट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका भाई? ये एक टेक्निक है जिसमें कि जो कि डीएनए एम्पलीफिकेशन सिस्टम है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन विट्रो हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से क्या करते हैं हम लोग? लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें लिखना प्रिंसिपल के अंदर ही, देखो, इट एम्पलीफाइज a specific DNA sequence, ठीक है। और इसको हम लोग जीन भी बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक जीन को क्या करता है? ये एम्पलीफाई करता है, ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये आप जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी प्रोसीजर क्या है, तो लिखो भाई प्रोसीजर। प्रोसीजर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके 3 प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान रखना, ठीक है, जो कि कॉमन है। सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरे नंबर पर आता है एनियलिंग, थर्ड नंबर पर आता है डीएनए का सिंथेसिस करना, और फोर्थ नंबर पर आ जाता है यहाँ पर कि जो जिस प्रोडक्ट का हमने एम्प्लीफिकेशन किया है उसको हमें क्या करना है? डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आप 3 चीजें बता सकते हो, डीनेचुरेशन, एनियलिंग, और अपन बात कर सकते हैं इसमें एक्सटेंशन की। 3 प्रोसेस तो ये हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, लिखो सबसे पहला नंबर वन है डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिसोशिएट करके उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या करना? कन्वर्ट करना, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या करते हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, ओके। और ये जो होता है वो एक टेम्परेचर पर होता है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना, और वो टेम्परेचर है 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरिंग टेम्परेचर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, 94 डिग्री सेल्सियस का, ओके। तो डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसमें कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ओके। सेकंड जो प्रोसेस आता है हमारे पास वो है प्राइमर एनियलिंग। तो देखो प्राइमर एनियलिंग, ठीक है। अब ये प्राइमर एनियलिंग क्या होता है ये भी आप समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने डीनेचुरेशन किया था 94 डिग्री सेल्सियस पे, हम लोग एनियलिंग जब करते हैं तो इसके अंदर टेम्परेचर को 94 से रिड्यूस करके 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर लेके आ जाते हैं यहाँ पर।
इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा टारगेट डीएनए है उसके साथ हम लोग एक प्राइमर अटैच करते हैं। उस प्राइमर जो है वो क्या होगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर एनीलिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक, और टारगेटेड डीएनए जो है उसके साथ हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टेम्परेचर को यानी कि जो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था इसको हम लोग नाम देते हैं एनियलिंग टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, एनियलिंग ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो इसमें आप लिखो टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, कहाँ से, 94 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर लेके आ जाएगा, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पर लिखो, इसको हम बोलेंगे एनियलिंग टेम्परेचर। एनियलिंग टेम्परेचर यानी कि इस टेम्परेचर पर ही क्या होगा, एनियलिंग होगी यहाँ पे। और होने वाला क्या है यहाँ पर, तो वो भी आप लिख सकते हो। लिखो, इसमें लिखो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, उनको हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अटैच टू, किसके साथ अटैच कर रहे हैं हम लोग, टारगेट डीएनए के साथ। अटैच टू टारगेट डीएनए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड डीएनए के साथ अटैच हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एनियलिंग ऑफ प्राइमर। एनियलिंग ऑफ प्राइमर। प्राइमर कौन है यहाँ पर, प्राइमर है यहाँ पर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया टारगेट डीएनए के साथ। टेम्परेचर कितना था, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कौन सा है वो लिखो, वो है हमारा डीएनए सिंथेसिस। भाई डीएनए का क्या करना है, सिंथेसिस करना है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो भाई, डीएनए के सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये एक थर्मस एक्वेटिकस होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लिखो डीएनए के सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या जरूरी है वो चीजें लिखो। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से इसको ड्राइव किया जा रहा है, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जा रहा है, तो लिखो थर्मस एक्वेटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टैक, TAQ, टैक। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये क्या काम करता है, तो इस एंजाइम को भी हम बोल सकते हैं, लिखो लिखो ट्रिगर्स दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, फ्रॉम द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, तो ध्यान से समझना, डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो थर्मस एक्वेटिकस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टैक, उससे ये लिया जाता है। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, ट्रिगर करता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कहाँ से इंक्रीज करता है, फ्रॉम दी फ्री न्यूक्लियोटाइड। तो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है उससे क्या करेगा, ये नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करेगा, ये ट्रिगर करेगा उस प्रोसेस को। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसमें, आगे आप लिख सकते हो, इसमें आगे जो एक एंजाइम था जिसका अपन ने बोला था, कौन सा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो, और दूसरा हमारे पास में जो न्यूक्लियोटाइड है, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड जिनकी अपन बात कर रहे थे, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, एक ट्यूब के अंदर ऐड कर दिया जाता है।
किसके लिए भाई? नए डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए। तो लिखो टैग पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनका क्या करेंगे, लिखो एडेड इन द ट्यूब फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए अभी तक हमें ये समझ में आया कि हमें एक तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और दूसरा हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए बहुत सारे, जिनको अपन ने ट्यूब के अंदर डाल दिए यहाँ पर। अब ये ऊपर जो अपन ने तीन स्टेप पढ़े, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और डीएनए सिंथेसिस, ये तीन वो स्टेप है जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर किया जाएगा, ये किया जाता है एक ऑटोमेटिक एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं पीसीआर मशीन, या फिर हम लोग उसको थर्मोसाइक्लर भी बोल सकते हैं। उसके अंदर ये तीनों प्रोसेस जो है उनको बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो लिखना भाई इसके अंदर आगे लिखो दीज थ्री स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इन तीनों स्टेप्स को बार बार क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाता है। ठीक है, लिखो और इसमें लिखो ऑटोमेटेड बाय, यानी कि इसको बार बार जो है वो कौन प्रोसीड कर रहा है, अपने आप क्यों हो रहा है। तो इसको एक मशीन करती है जिसका नाम क्या है, ऑटोमेटेड बाय, लिख दो उसका नाम थर्मो साइक्लर, उसको नाम बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं पीसीआर मशीन। तो पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट देखो, देखो द प्रोडक्ट्स ऑफ, तो ये साइकिल चलेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा हमारे पास। तो लिखो द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट साइकिल become the template for the next cycle। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले जो हमारे पास में जो पहला साइकिल हुआ था उसमें जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो बन गया। जैसे दूसरा साइकिल जब स्टार्ट होगा तो दूसरे साइकिल के लिए उसने किसका काम किया, टेम्पलेट का काम किया यहाँ पर। तो ऐसा होने पर क्या होगा, जैसे ही 20 से 30 साइकिल हो जाएंगे, आफ्टर 20 to 30 साइकिल्स, 20 से 30 साइकिल हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, या फिर मान लो इससे भी ज्यादा हो गया, क्या होगा भाई यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि डीएनए जो है ना उसके अमाउंट में बिल्कुल एकदम एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत ऐसे लगेगा क्योंकि एक समय में विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे डीएनए एक साथ बन गए यहाँ पर। तो आप इसमें लिख सकते हो आफ्टर 20 to 30 साइकिल्स क्या देखने को मिलेगा हमें, लिखो एन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द amount of डीएनए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि जो ये हमने तीसरा स्टेप पढ़ा था जिसको अपन डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर याद रखो, इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसी प्रोसेस के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे डीएनए देखने को मिलते हैं, तो इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। तो 3 स्टेप हमारे पास में होगी। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर डीनेचुरेशन, ओके। सेकेंड स्टेप अपन ने बताया यहाँ पर वो है एनियलिंग, और थर्ड स्टेप जो था वो था एक्सटेंशन। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 3 प्रोसेस थी हमारे पास में, डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। टेम्परेचर आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो मैंने बोला कि यहाँ पर 94 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। यहाँ पर एनियलिंग में 50 to 60
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यहाँ पर माइंड करना है, ठीक है। और एक्सटेंशन वाली जो प्रोसेस थी जो कि डीएनए सिंथेसिस है, इसके अंदर आपको एंजाइम याद रखना है, कौन सा, टैक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक फोर्थ स्टेप अपन और देख लेते हैं कि एट लास्ट अपन इसमें क्या कर सकते हैं। तो फोर्थ में आप लिख सकते हो डिटेक्शन, यहाँ पर होगा किसका, लिखो डिटेक्शन ऑफ एम्पलीफाइड एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। यानी कि भाई हमें लास्ट में रिजल्ट भी तो देखना पड़ेगा, तो जो हमने प्रोडक्ट को जिसको अपन ने एम्पलीफाई किया है तो वो भी अपन को पता लगाना है कि भाई हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग जो डीएनए जो एम्पलीफाइड हुआ था उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पे लिखो, ये भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है लिखना। एम्पलीफाइड डीएनए कैन बी डिटेक्टेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे कि भाई हमने सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रोसेस देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, अब ये काम कहाँ पर आएगा वो भी तो पता होना चाहिए हमें। तब हम बात करेंगे कि पीसीआर के एप्लीकेशन क्या क्या है। तो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर को कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें टू द पॉइंट बात करेंगे। पीसीआर जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है एक रैपिड एनालिसिस, ठीक है, एक्सट्रीमली रैपिड एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये एक वर्सेटाइल टूल होता है पीसीआर, जो कि हमें इन्फेक्शियस डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो या फिर नियोप्लास्टिक डिजीज हो तो उसके लिए बहुत यूजफुल है ये हमारे लिए। इसके अलावा जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें भी काम आता है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हमें इवोल्यूशन के तौर पे अगर देखें तो जो फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप्स आते हैं हमारे पास में फाइलोजेनेटिक, तो उनके एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग अब पीसीआर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं तो उनके डायग्नोसिस के लिए भी क्लिनिकल जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें भी पीसीआर का यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन में लिखना, आप यहाँ पे लिखो पीसीआर प्रोवाइड्स PCR provides extremely rapid analysis, extremely rapid analysis, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जो पीसीआर है वो क्या है भाई, एक वर्सेटाइल टूल है। पीसीआर इज ए वर्सेटाइल टूल यूजफुल इन, अब किस किस में यूजफुल है तो वो आप लिखना है यहाँ पे, लिखो इन्फेक्शियस, जेनेटिक और नियोप्लास्टिक डिजीज, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, वहां पर भी इसका यूज हो सकता है। तो पहला था कि जो नियोप्लास्टिक है, जो जेनेटिक है, इन्फेक्शियस डिजीज है, उनमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में। नंबर 3 लिखो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स इन इवोल्यूशन, ठीक है। ये भी आप याद रखना है इसके अंदर। और किस में यूज हो सकता है, लिखो अप्लाइड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, इसके लिए फॉर डायग्नोसिस ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस infectious agents,
ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें होता क्या है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर होता है ना, तो उसका डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है, जो स्पेसिफिक होगा, वो बार बार इसके अंदर क्या होता है भाई, एम्पलीफाई होता है, बार बार उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, लिखना ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, a specific DNA sequence a particular of a particular infectious agent is amplified with the specific primers, specific primers। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब बात करेंगे कि पीसीआर के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट आप लिखना टाइप्स ऑफ पीसीआर, टाइप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के टाइप्स कौन कौन से हैं, आरटी पीसीआर, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, इसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। ओके, नंबर 2 लिखो नेस्टेड पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर। नंबर 3 लिखना मल्टीप्लेक्स पीसीआर। और लास्ट लिखो इसमें रियल टाइम पीसीआर। तो 4 तरह का हमारे पास में क्या है भाई, पीसीआर है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पीसीआर जो है वो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो भी इन्फेक्शन कोज करता है, तो उनके डायग्नोसिस के लिए अभी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन को यही देखना है कि कौन से बैक्टीरिया है, कौन से वायरस है, उनके नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो एक सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें लिखना पीसीआर इन डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट में हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बहुत सारे नाम होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखो आप यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 लिखो, देखो माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी। नेक्स्ट लिखो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको बोलते हैं एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट लिखो क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और एक लिख दो इसमें लेजियोनेला, लेजियोनेला न्यूमोफिला, न्यूमोफिला। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ पर। तो इसके आप ट्रिक याद रख लेना, MCH ML। ओके, तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद आप लिखो फंजाई, फंजाई में आप नाम लिखना, देखो सबसे पहले कैंडिडा एल्बिकेन्स,
नंबर 2 लिखो क्रिप्टोकोकस नियोफोर्मेंस। क्रिप्टोकोकस नियोफोर्मेंस। नेक्स्ट लिखो न्यूमोसिस्टाइटिस न्यूमोसाइस न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ये हो गया फंजाई। फंजाई के बाद लिखो प्रोटोजोआ। कौन कौन से प्रोटोजोआ है तो लिखना टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, नेक्स्ट लिख दो ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। नेक्स्ट लिखो प्लाज्मोडियम, ये हो गया प्रोटोजोआ। लास्ट अपने पास बचते हैं वायरस, जो कि बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं लिखना। सबसे पहले लिखो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इसके बाद लिखो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इसको लिखते हैं HBV HCV। ठीक है। और कौन कौन है HIV 1 and 2, HIV 1 and 2, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, रोटा वायरस। थोड़े दिन पहले आपने नाम सुना होगा इसका वापस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 HHV6, राइनो वायरस, पैरवो वायरस, एडिनो वायरस, ओके। मीजल्स वायरस, कॉक्सैकी वायरस, कॉक्सैकी वायरस। और लास्ट लिख दो साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस। तो मैंने आपको सारे वायरस के नाम बता दिए कि भाई इनमें हम लोग क्या करते हैं, PCR टेक्निक का यूज करते हैं।